गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के अध्याय 10 को, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहले समझते हैं प्रकाश। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो स्वयं दिखाई नहीं देता, परंतु इसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों को संवेदित करता है तथा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यहाँ पर हम एक डायग्राम देख रहे हैं। इस चित्र में क्या हो रहा है कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है और हम वस्तुओं को देख पा रहे हैं। इस दूसरे डायग्राम में हम क्या कर रहे हैं कि एक टेबल लैंप रखा हुआ है और इसमें हम वस्तुओं को देख पा रहे हैं। तीसरे में भी एक टेबल लैंप रखा हुआ है और कुछ किताब और वस्तुएं हम देख पा रहे हैं। तो ये अपने आप में क्या होता है कि प्रकाश के कारण से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, जबकि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। अब जानते हैं प्रकाश के गुणों को। तो पहला गुण तो प्रकाश का यही हुआ, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। साधारणतः प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी जो सूर्य का प्रकाश है, बीच में बहुत सारी जगह पर ऐसा है जहाँ पर कोई माध्यम नहीं है, उन बिना माध्यम के भी वो पृथ्वी तक पहुँचता है। यानी प्रकाश को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच, वायु आदि में से गुजर सकता है, अर्थात ये सब चीज़ें क्या कहलाएंगी? प्रकाश की सुचालक कहलाएंगी, क्योंकि इनमें से प्रकाश गुजर सकता है तो ये प्रकाश की सुचालक होंगी। प्रकाश के बाकी गुण समझते हैं। प्रकाश अपारदर्शी माध्यमों जैसे लकड़ी, लोहा आदि में से नहीं गुजर सकता, तो ये क्या हुआ? प्रकाश के कुचालक कहलाएंगे। आधुनिक अवधारणा के अनुसार प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है और विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है और दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। यानी प्रकाश अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो भी हम नहीं देख पाएंगे और प्रकाश अगर इससे कम हो तो भी हमें कुछ वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। तो ये भी हमको याद रखना है कि 4000 एंगस्ट्रॉम का मतलब ये हो गया कि 4000 × 10⁻−10। अब आते हैं, समझते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि। तो ये क्या है? अपने आप में दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। अब समझते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा और दर्पण। चंद्रमा क्या करता है कि सूर्य का प्रकाश होता है, उसको परावर्तित करता है और उसको पृथ्वी तक पहुंचाता है। तो ये चंद्रमा अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है? सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके पृथ्वी तक पहुंचाता है। तो इसलिए चंद्रमा क्या है? अदीप्त प्रकाश स्रोत है। और इसी प्रकार दर्पण भी अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है। अब जानते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किरण किसी चिकने व पालिशदार सतह पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और एक डायग्राम में हम समझते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक प्रकाश किरण आ रही है और ये समतल दर्पण से टकरा रही है और टकराने के बाद में ये परावर्तित होकर के वापस उसी माध्यम में लौट रही है। तो ये प्रकाश किरण का आना यानी आपतित किरण और प्रकाश किरण का टकराने के बाद जाना ये परावर्तित किरण कहलाती है। और इनके बीच में यानी समतल दर्पण से 90 अंश का कोण बनाते हुए जो रेखा होती है उसको बोलते हैं अभिलंब। प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। डायग्राम में समझते हैं इसको। ये होता है आपतित किरण और ये होता है परावर्तित किरण और ये होता है अभिलंब। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं? एक ही तल में हैं। परावर्तन का दूसरा नियम समझते हैं। आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R सदैव बराबर होते हैं। यानी कोण I हमेशा कोण R के बराबर होता है। आपतन कोण कौन सा होता है? ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कहलाता है आपतन कोण, तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण कहलाता है परावर्तन कोण। तो कोण I और कोण R हमेशा बराबर होते हैं। तो
ये अगर कोण आई का मान हम घटा देंगे तो कोण आर का मान भी घट जाएगा, अगर कोण आई का मान हम बढ़ाएंगे तो कोण आर का मान भी बढ़ जाएगा। आइए एक एनिमेशन के द्वारा जानते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किरण किसी चिकने व पॉलिशदार सतह पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और एक डायग्राम में हम समझते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक प्रकाश किरण आ रही है और ये समतल दर्पण से टकरा रही है और टकराने के बाद में ये परावर्तित होकर के वापस उसी माध्यम में लौट रही है। समतल दर्पण से 90 अंश का कोण बनाते हुए जो रेखा होती है उसको बोलते हैं अभिलंब। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं, यानी कोण आई हमेशा कोण आर के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश का विवर्तन। जब प्रकाश किरण के मार्ग में कोई अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु आती है तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब समझते हैं प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। विवर्तन जैसी परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह स्पष्ट हो गया था कि प्रकाश की द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया के विवेचन में प्रकाश का तरंग सिद्धांत अपर्याप्त है और प्रकाश प्राय कणों के प्रवाह की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश की सही प्रकृति के बारे में उलझन तब तक रही जब तक प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत सामने नहीं आया, जिसमें प्रकाश को न तो तरंग माना और न कण माना। इस नए सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित किया। आइए समझते हैं प्रकाश के नियमित परावर्तन को। जब प्रकाश किरण किसी समतल, चिकने व पॉलिशदार सतह पर आपतित होती है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर आवश्यक है कि ये तल जो होता है वो समतल होना चाहिए। तो समतल होगा तो ये सारी किरणें जो आएंगी वो समांतर जाएंगी, यानी आने का समांतर होगा तो जाने का भी समांतर होगा। अब समझते हैं प्रकाश का अनियमित और विस्तृत परावर्तन। जब प्रकाश किरण किसी खुरदुरी सतह पर आपतित होती है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित या विस्तृत परावर्तन कहते हैं। लेकिन होता क्या है इसको भी समझ लेते हैं हम। ये खुरदुरी सतह है, जब यहाँ पर प्रकाश पड़ रहा है तो ये अपने ही कोण को यहाँ पर देखेगा और उस कोण से मुड़ेगा, यानी यहाँ पर अगर अभिलंब हम डालें तो ये अपने आप में नियम वही फॉलो कर रहा है। प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश के परावर्तन की क्रिया में यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करती है। प्रकाश के इस गुण को उत्क्रमणीयता कहते हैं और जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं वो इसी प्रकार काम करते हैं, क्योंकि यहाँ से सूचनाएं भेजी जा रही हैं और वापस सूचनाएं जा रही हैं, तो प्रकाश तरंगों के रूप में सूचनाओं को भेजा जाता है। तो सूचनाएं सीधे सैटेलाइट्स पर पहुंचती हैं और सैटेलाइट से प्राप्त होती हैं। कोई भी सूचना उसी मार्ग से जाती है और उसी मार्ग से लौट भी आती है। आइए जानते हैं प्रतिबिंब। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण के सामने रखी वस्तु को बिंब तथा दर्पण द्वारा बनी आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है और दूसरा आभासी प्रतिबिंब होता है। सबसे पहले जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम वास्तविक प्रतिबिंब का एक उदाहरण देख रहे हैं।
अब समझते हैं आभासी प्रतिबिंब। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी मिलती नहीं है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक उदाहरण यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो ये दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर, और ये वर्चुअल इमेज है, यानी आभासी प्रतिबिंब है, इसे हम पर्दे पर नहीं ले सकते। अब जानते हैं दर्पण। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर कलई अथवा रेड ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 समतल दर्पण और नंबर 2 गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसमें इस तरीके से इमेज बनती है। समतल दर्पण ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी होती है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, अर्थात प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दायां भाग तथा दायां भाग बायां भाग दिखाई देता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी ऊंचाई से आधी ऊंचाई के दर्पण की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग चेहरा देखने के लिए किया जाता है। अब जानते हैं गोलीय दर्पण को। कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर कलई अथवा रेड ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए तो यह गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। यहाँ पर ये हमारे पास में अवतल दर्पण है और ये हमारे पास में उत्तल दर्पण है। आइए समझते हैं उत्तल दर्पण। यह गोलीय दर्पण बीच में से उभरा तथा किनारों से दबा होता है। इसमें परावर्तन उभरे पृष्ठ से होता है। इसका उपयोग वाहनों में ड्राइवर को पीछे के वाहनों को देखने के लिए स्पष्ट दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। स्ट्रीट लाइट में परावर्तक तल के रूप में किया जाता है तथा मार्गों पर पीछे के बड़े क्षेत्र को देखने के लिए किया जाता है। आइए अब समझते हैं अवतल दर्पण। यह गोलीय दर्पण बीच में से गहरा तथा किनारों से उभरा होता है। इसमें परावर्तन दबे पृष्ठ से होता है। इसका उपयोग टॉर्च में करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं, वाहनों के अग्रदीपों में करते हैं यानी हेडलाइट्स में करते हैं, और सेविंग दर्पण के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, और दंत चिकित्सक इसको आवर्धक उपकरणों में करते हैं। सौर भट्टियों में परावर्तक पृष्ठ के रूप में इसका इस्तेमाल होता है और परावर्तक दूरदर्शी के रूप में भी इसका प्रयोग हम करते हैं। दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाओं को जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी ये जो आपका मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष हमेशा मध्य से काटेगा। ये जो बिंदु होता है ये कहलाता है ध्रुव यानी P। अब जानते हैं वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ये उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में ये उस गोले का केंद्र है जिससे इसको बनाया गया है, तो इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। तो यहाँ पर इसको अवतल दर्पण में देखते हैं, तो अवतल दर्पण में क्या है, ये इसका खोखला गोला है जिसका एक कांच का बनाया गया था दर्पण, और इसका जो केंद्र है वो ये है, इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। अब जानते हैं वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए ये एक खोखला गोला है और इसकी ये एक त्रिज्या है, तो इस त्रिज्या को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे इसको हम। अब जानते हैं अभिलंब। गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। अब जानते हैं मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र यानी C को मिलाने वाली सीधी रेखा गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। आइए अब जानते हैं दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे
mn से प्रदर्शित करते हैं। अब जानते हैं मुख्य फोकस किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। अब पहले जानते हैं अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। अवतल दर्पण से परावर्तित किरणें फोकस पर वास्तव में मिलती हैं, अर्थात अवतल दर्पण के लिए फोकस वास्तविक होता है। उत्तल दर्पण से परावर्तित किरणें फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात उत्तल दर्पण की फोकस आभासी होती है। अब जानते हैं फोकस दूरी क्या होता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। अब जानते हैं फोकस तल को। वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, दर्पण का फोकस तल कहलाता है। यहाँ पर ये हमने फोकस तल देखे हैं दोनों दर्पण के। ये उत्तल दर्पण में है और ये अवतल दर्पण में है। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के नियम को जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पहला नियम। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं तथा उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरा नियम क्या होता है। अवतल दर्पण में दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आने वाली या उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तीसरा नियम होता है अवतल दर्पण में दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आने वाली या उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर अपने ही मार्ग से वापस लौट आती हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अगर वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो तो क्या होता है। यदि वस्तु AB है और दर्पण से अनंत दूरी पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब उसके फोकस पर बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा यानी बिंदु आकार का बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो यहाँ पर अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनेगा। दूसरा, यदि वक्रता केंद्र से परे हम वस्तु को रखें तो क्या होगा। यदि वस्तु AB दर्पण के वक्रता केंद्र से परे स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के बीच वस्तु से छोटा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। आइए अब जानते हैं यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। यदि वस्तु AB दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के बराबर, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अब जानते हैं वक्रता केंद्र व फोकस के बीच यदि वस्तु को रखा जाए। यदि वस्तु AB दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C से परे और वस्तु से बड़ा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। यानी यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब अब बड़ा बनेगा। अब हम समझते हैं यदि वस्तु फोकस पर रख दी जाए तो फोकस पर यदि वस्तु रखी जाएगी यानी यदि वस्तु AB दर्पण के फोकस पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। अब यदि वस्तु को दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच में रखा जाए तो क्या होगा। यदि वस्तु AB दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच में स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। अभी तक की सारी स्थितियों में क्या हो रहा था कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा था, लेकिन अब दर्पण के पीछे बनेगा, अब वस्तु से बड़ा बनेगा और अभी तक के जितने प्रतिबिंब थे वो हमारे वास्तविक बन रहे थे और ये अब आभासी बनेगा। और अभी तक जितने प्रतिबिंब बन रहे थे वो सारे के सारे उल्टे बन रहे थे और ये प्रतिबिंब हमारा सीधा बनेगा। एक टेबल से हम इसको समझते हैं सबको। वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। यानी वस्तु को अगर हम अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा और बिंदु आकार का बनेगा यानी बहुत छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। दूसरी स्थिति, अगर वक्रता केंद्र से परे रखें तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा,
वास्तविक व उल्टा बनेगा। यदि वक्रता केंद्र C पर रखें तो वक्रता केंद्र C पर ही प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु के समान आकार का बनेगा, यानी वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। वक्रता केंद्र C व फोकस F के बीच यदि रखा जाए तो वक्रता केंद्र C से परे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। यदि फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। एक अलग स्थिति होती है लास्ट की स्थिति, यदि ध्रुव P व फोकस F के बीच में यदि वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने को समझते हैं। यहाँ पर दो स्थिति हो सकती हैं। यदि वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर बनेगा और प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बहुत छोटा बिंदु आकार का होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। दूसरा, ध्रुव P व अनंत के बीच यदि वस्तु को रखा जाएगा तो दर्पण के पीछे ध्रुव P व फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा और आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। आइए एक एनिमेशन के द्वारा अब हम समझते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने को। यदि वस्तु AB दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच में स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। अब हम समझते हैं यदि वस्तु फोकस पर रख दी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। यदि वस्तु AB दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C से परे और वस्तु से बड़ा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। यानी यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब अब बड़ा बनेगा। यदि वस्तु AB दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के बराबर, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। यदि वक्रता केंद्र से परे हम वस्तु को रखें तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के बीच वस्तु से छोटा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। अगर वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब उसके फोकस पर बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा यानी बिंदु आकार का बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने को समझते हैं। ध्रुव P व अनंत के बीच यदि वस्तु को रखा जाएगा तो दर्पण के पीछे ध्रुव P व फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा और आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। बहुत छोटा बिंदु आकार का होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। आज के अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके दूसरे भाग के साथ में आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।